मियामी से युद्ध और शांति को लेकर सबसे बड़ी बैठक चल रही है। पिछले 3 दिनों से जारी महामंथन अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। मियामी में चल रहे इस चर्चा का आज तीसरा राउंड है, लेकिन सवाल वही है, क्या दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या सर्वनाश की ओर? मेज पर उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस वक्त बातचीत के रास्ते में 5 बड़ी बाधाएं दीवार बनकर खड़ी हैं। रूस अपनी शर्तों पर अड़ा है और यूक्रेन अपनी संप्रभुता से समझौता करने को तैयार नहीं। इन 3 दिनों की मैराथन बैठक के बाद अब तक सिर्फ एक नतीजा ही सामने आता दिख रहा है, और वो ये कि अगर आज कोई बीच का रास्ता नहीं निकला तो महाविध्वंस को रोकना नामुमकिन होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हल कैसे निकलेगा, अपनी अपनी जिद कौन छोड़ेगा? क्या मियामी की टेबल जंग खत्म करेगी या फिर यहां से दुनिया के महाविध्वंस का एक नया अध्याय शुरू होगा? और इसी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखता हूं। मियामी में शांति समझौते पर बैठक, आज बैठक का तीसरा राउंड है और बेहद अहम है ये तीसरा राउंड। तो मियामी से बड़ी खबर है जहां पर शांति समझौते पर बैठक है। आज बैठक का तीसरा राउंड है और यह बेहद अहम है। अब तक की बैठक से कोई हल नहीं निकला। रूस अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। यूक्रेन रूस में अब तक कोई सीधी बात भी नहीं हुई है। तो बैठक में रूस और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही है। मियामी में हाई प्रोफाइल सीक्रेट मीटिंग चल रही है, जिसमें युद्ध का भविष्य तय करने के लिए सिर्फ चुनिंदा और सबसे ताकतवर चेहरे ही मौजूद हैं। इस बैठक में कोई आम डेलीगेट्स नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हैं। वहीं रूस की ओर से पुतिन के सबसे भरोसेमंद किरिल दिमित्रियेव ने मोर्चा संभाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस युद्ध में यूक्रेन पिस रहा है, वहां यूक्रेन और रूस की सीधी बात क्यों नहीं हुई? कूटनीतिक सूत्रों की माने तो दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि वो एक मेज पर बैठने को भी तैयार नहीं है। इसीलिए अमेरिका को बीच में आकर मिडिल मैन बनना पड़ा है। और मियामी बैठक पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है, मियामी बैठक का सफल होना मुश्किल है। रूस की 5 शर्तें शांति की राह में रोड़ा है। रूस और यूक्रेन अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है। तो मियामी महामंथन के बाद महाविनाश होगा क्या? 5 वजह इसकी भी बताते हैं। पहली वजह, रूस जिन इलाकों पर कब्जा चाहता है, रूस जिन इलाकों पर कब्जा जता रहा है, यूक्रेन उन्हें अपना बताता है। दूसरी वजह, यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है और रूस इसे सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। तीसरी वजह, रूस चाहता है कि यूक्रेन की सेना सीमित हो, यूक्रेन पश्चिमी देश मजबूत सेना के पक्ष में। चौथी वजह, रूस चाहता है कि रूसी भाषा को खास अधिकार मिले, यूक्रेन इसे संप्रभुता से जोड़कर देखता है। 5वीं वजह, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र ज़पोरिज़िया का कंट्रोल किसके पास रहेगा, इस पर अभी भी असहमति है। तो मियामी में युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने साफ कहा है कि वो अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना रुकने वाले नहीं हैं। इधर अमेरिका की एक सीक्रेट रिपोर्ट ने यूरोप तक खलबली मचा दी है। रिपोर्ट में दावा है कि पुतिन यूरोप के उन देशों पर रूसी झंडा लहराना चाहते हैं जो एक वक्त सोवियत संघ का हिस्सा थे या फिर उसके प्रभाव में थे। यानी यूक्रेन का रूस में संपूर्ण विलय तो तय है, यूरोप के लिए इसके कहीं ज्यादा खतरा बड़ा है। ये ऐलान है रूसी राष्ट्रपति का, वो घोषणा जिसने यूक्रेन ही नहीं पूरे यूरोप में खलबली मचा दी है। साल के अंत में हुई रूसी राष्ट्रपति की मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने साफ कर दिया, वो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना पीछे नहीं हटने वाले। अब गेंद पूरी तरह से यूरोप के पाले में है, फैसला उसे करना है। साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो करीब 4 घंटे 27 मिनट तक चली। इसमें पुतिन ने रूसी नागरिकों, पत्रकारों और सैनिकों से आए सवालों के जवाब दिए, साथ ही यूरोप और यूक्रेन को चेतावनी जारी की। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रूसी राष्ट्रपति के ठीक पीछे चल रहे रूसी मैप की हो रही है, जो बैकड्रॉप में मौजूद इस बड़ी एलईडी पर चल रहा था। ये मैप इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन के ठीक पीछे चलता रहा है। दावा है कि ये रूस का नया मैप है और इसमें यूक्रेन के कई हिस्सों को रूस में शामिल दिखाया गया है।
इस पर रूसी भाषा में लिखा था रिजल्ट ऑफ द ईयर 2025, यानी 2025 का नतीजा। रूसी मैप पर लिखे शब्द यूरोप के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। यूक्रेन के इलाकों को मैप में शामिल कर पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पुतिन इस भूभाग को रूस का हिस्सा मान चुके हैं और अब किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने चेतावनी भी दी कि अगर वार्ता विफल होती है और यूक्रेनी फौज रूसी भूभाग वाले हिस्सों से पीछे नहीं हटती तो रूसी सेना पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी। लेकिन सवाल है, रूस के नए मैप में यूक्रेन का कौन कौन सा क्षेत्र और कितना प्रतिशत भूभाग शामिल है, यह भी आपको बताते हैं। और जेलेंस्की ने दिया 20 पॉइंट का प्लान। त्रिपक्षीय एनएसओ बैठक पर जोर दिया है जेलेंस्की ने। प्लान पर रूस की प्रतिक्रिया नहीं आई है। यूक्रेन अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। मियामी में जारी रूस यूएस यूक्रेन की बैठक। और अमेरिका ने सुझाया रूस यूक्रेन बातचीत का नया फॉर्मेट। यूरोपीय प्रतिनिधि शामिल किए जा सकते हैं। अमेरिका से बातचीत के नतीजों के बाद फैसला होगा। प्रस्ताव का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं। जेलेंस्की ने नई पहल की पुष्टि की। तो पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रूसी मैप दिखाया गया उसमें यूक्रेन के कई हिस्सों को रूस में शामिल किया गया है, जिसमें क्रीमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, खरसोन और ज़पोरिजिया शामिल है। सबसे अहम बात, मैप में सिर्फ इन इलाकों के वो हिस्से शामिल नहीं हैं जो रूसी सेना के कब्जे में, बल्कि ये पूरे प्रांत रूसी हिस्से के तौर पर दिखाए गए, जो यूक्रेन की भूमि का करीब 18% है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रूस ने डॉनबास, ज़पोरिजिया और खेरसोन के बचे हुए हिस्से पर कब्जे की जंग तेज कर दी। पुतिन के जवान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ताकि वार्ता के आखिरी दौर में पहुंचने से पहले इन सभी क्षेत्रों पर 100% कब्जा किया जा सके। ज़पोरिजिया पर यूक्रेन ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। ये हमले रिहायशी इलाकों पर किए गए, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। ज़पोरिजिया में ओखेरोव की तरफ रूसी सेना आगे बढ़ रही है। आने वाले 48 घंटों में यहां फ्रंट लाइन को रूस ध्वस्त कर सकता है। डोनेस्क पर रूस ने MLRS से बड़ा हमला किया। ये हमले फ्रंट लाइन पर किए गए ताकि यूक्रेनी फ्रंट लाइन को ध्वस्त किया जा सके। खेरसोन में भी रूस ने फ्रंट लाइन पर रॉकेट दागे। दावा है कि 3 जगहों पर यूक्रेनी फ्रंट लाइन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इधर रूस यूक्रेन में आक्रामक है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में यूरोप के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन युद्ध विराम नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करके नेटो बॉर्डर तक रूस का विस्तार चाहते हैं। और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में जो चेतावनी जारी की गई है वो पूरे यूरोप को डराने वाली, जिसके मुताबिक पुतिन सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि बेलारूस, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान को भी रूस में मिलाना चाहते हैं। पूरा सेंट्रल एशिया समझ लीजिए आप एक हिसाब से। और इसके अलावा पुतिन के टारगेट पर बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी हैं। यानी पुतिन एक बार फिर से संयुक्त USSR बनाना चाहते हैं।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ये चेतावनी ऐसे वक्त पर जारी की है जब बर्लिन के बाद अमेरिका में युद्ध विराम को लेकर बैक टू बैक वार्ता जारी है। उन्नीस दिसंबर को उमेरोव और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हो चुकी है। वार्ता का नतीजा क्या रहा, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दावा है कि आज मियामी में रूस और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को लेकर वार्ता हो सकती है। दावा है कि किरिल दिमित्रीव मियामी पहुंच सकते हैं, जहां उनकी स्टीव विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात होने की संभावना है, जिसमें मार्को रूबियो भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप नेटो की सीमा तक रूस के विस्तार का डर दिखाकर युद्ध विराम करवाना चाहते हैं। साफ है, एक तरफ पुतिन ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप को रूस का डर दिखा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका और रूस एक खास रणनीति के तहत यूरोप पर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि पुतिन के इरादों से साफ है, अगर ये रणनीति सफल नहीं रहती है तो यूरोप तक विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और पुतिन ने खुद विटकॉफ को अमेरिका से बातचीत का मुख्य दूत चुना। सऊदी प्रिंस के जरिए क्रेमलिन का सीक्रेट मैसेज विटकॉफ तक पहुंचा। क्रेमलिन की शर्त, विटकॉफ अकेले आए, ना CIA, ना डिप्लोमेट, ना ट्रांसलेटर। बातचीत में अमेरिकी नागरिक मार्क फोगल की रिहाई पर चर्चा हुई, बाद में रिहाई। पुतिन ने ट्रंप की टीम के प्रोफाइल स्टडी कर विटकॉफ को डील मेकर माना और इसलिए कहा कि वो अकेले आए, उनके साथ में कोई ना आए, ट्रांसलेटर तक ना आए। तो विटकॉफ को पुतिन ने चुना। देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। शर्त रखी कि CIA एजेंट बैठक में ना हो, कोई अमेरिकी डिप्लोमेट ना हो, किसी ट्रांसलेटर को ना भेजा जाए। विटकॉफ ही क्यों? क्योंकि विटकॉफ की एक डील मेकर की इमेज है। ट्रंप के भरोसेमंद माने जाते हैं और प्रो यूक्रेन के ऊपर टैग नहीं लगा हुआ है। अनुकूल वार्ताकार माने जाते हैं विटकॉफ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत दिमित्रीव का बयान आया है। अब तक की बातचीत रचनात्मक रही है, दिमित्रीव ने कहा है। दोनों पक्षों में सकारात्मक माहौल का दावा। तो मियामी के बाद महाविनाश होगा, ये आसार जताए जा रहे हैं। किरिल दिमित्रीव का बयान, विटकॉफ और कुशनर बातचीत में शामिल। यूक्रेन जंग पर बातचीत रचनात्मक है, समाधान की ओर सही ढंग से बढ़ रहे हैं। आज भी जंग रोकने पर चर्चा होगी, जल्दी सार्थक परिणाम आने की उम्मीद है। अब देखते हैं कितने सार्थक परिणाम आते हैं, आपको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, मेडिटेरेनियन सी में रूसी शैडो फ्लीट पर बड़ा हमला किया गया है। मेडिटेरेनियन सी में शैडो फ्लीट पर पहली बार यूक्रेन ने अटैक किया है। न्यूट्रल वाटर में टैंकर क्वेंडिल पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। हमले में क्वेंडिल टैंकर पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेनी ड्रोन का फ्रंटलाइन से करीब 2000 किलोमीटर दूर हमला। तो देखिए कहां मेडिटेरेनियन सी है और कहां पर ये हमला हुआ है। यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर चला गया ड्रोन और वहां पर रूसी शैडो फ्लीट पर हमला किया यूक्रेन के एक ड्रोन ने। अब बताइए कितना बड़ा है इस जंग का दायरा। और इसी बीच पुतिन का तेल टैंकर कैसे जला दिखाता हूं मैं आपको। युद्ध का दायरा बढ़ गया है। खबर क्या है, मेडिटेरेनियन सी में रूसी शैडो फ्लीट पर हमला हुआ। समंदर में रूसी टैंकर क्वेंडिल पर ड्रोन अटैक किया गया। भारत से रूस के उस्तलुगा जा रहा था टैंकर। क्वेंडिल टैंकर पुतिन के करीबी आंद्रेई से जुड़ा है। असर क्या हुआ, रूस की ऑयल सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा झटका है। काला सागर के बाद भूमध्य सागर में भी अब तनाव बढ़ा है। शांति वार्ता पर हमले का असर पड़ सकता है। और यूक्रेन का रूसी नौसेना पर बड़े हमले का दावा। बुयान युद्धपोत पर हमले का दावा किया है यूक्रेन ने। कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस है बुयान जहाज। इससे पहले 4 अक्टूबर को भी हमला हुआ था। ओनेगा झील में बुयान जहाज को रोका गया था। यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर था यह जहाज। तो आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ जमीनी सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका दायरा समंदर की गहराइयों से लेकर रूस के सुदूर इलाकों तक फैल चुका है।
हमको आपको जो तस्वीरें दिखा रही है इस वक्त हम आपको, वो शांति की किसी भी उम्मीद पर पानी फेरने के लिए काफी है। इसका रणनीतिक महत्व समझिए। यूक्रेन ने पहली बार रूस की शैडो फ्लीट पर 2000 किलोमीटर दूर हमला किया है। यह रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी तेल निर्यात पर सीधी चोट है। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन पहले समंदर के भीतर अंडर वाटर ड्रोन से रूसी सबमरीन को निशाना बनाना यह साबित करता है कि अब रूस का कोई भी मिलिट्री एसेट सुरक्षित नहीं है। ये हमले बताते हैं कि यूक्रेन अब डिफेंसिव नहीं बल्कि डीप स्ट्राइक की रणनीति पर काम कर रहा है। तो यूक्रेन ने समंदर में जो कुछ किया है उससे ब्लू जोन में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। शैडो फ्लीट पर हमले से जुड़ी रिपोर्ट तो यह भी है कि अटैक में रूस का एक जनरल भी मारा गया है। इस बात से बढ़कर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि इस हमले का परिणाम बहुत भयावह होगा। इतना भयावह है कि यूक्रेन और यूरोप ने इसकी कल्पना तक नहीं की होगी। यूक्रेन युद्ध की आग 4 समुद्र और 1 महासागर तक पहुंच गई है। इस जंग का विस्तार काला सागर, कैस्पियन, बाल्टिक, भूमध्य सागर और आर्कटिक महासागर तक हो गया है। अब महायुद्ध का समुद्री फ्रंट किसी भी वक्त खुल सकता है। ब्लू जोन में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा तब बढ़ गया जब यूक्रेन ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रूस की शैडो फ्लीट पर हमले कर दिए। रूस के तेल टैंकर पर हमला ग्रीस के पास भूमध्य सागर में हुआ। यूक्रेन ने जिस जहाज पर हमला किया वो रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा था। क्विंडल नाम के इस टैंकर पर ओमान का झंडा लगा था। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने टैंकर पर सीबीबी ड्रोन से अटैक किया। हमले में न सिर्फ शिप जल गया बल्कि रूस के एक जनरल के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। यूक्रेन का समुद्री षड्यंत्र यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने कैस्पियन सागर में भी हमला किया। कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने रूस के ऑयल प्लेटफॉर्म को टारगेट किया। हमले में रूस की ऑयल रिच को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के इन हमलों से रूस बुरी तरह भड़क गया है। रूस के क्रोध की वजह यह है कि अब यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमले कर रहा है। अब तक जंग काला सागर तक केंद्रित थी। उसके बाद युद्ध की आग कैस्पियन सागर पहुंची, बाल्टिक सागर तक हमले हुए। लेकिन अब यूक्रेन भूमध्य सागर में भी रूसी जहाजों को डुबा रहा है। इन हमलों से भड़के पुतिन ने साफ कर दिया है कि इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। रूस जवाबी हमला करेगा। पुतिन के इसी बयान के बाद माना जा रहा है कि रूस समुद्र में खतरनाक सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। यह अभियान न सिर्फ यूक्रेन के बल्कि संपूर्ण यूरोप के खिलाफ होगा। ब्लू जोन में बारूदी जलजले का खतरा उस वक्त बहुत बढ़ गया जब रूस ने एक साथ कई समुद्र में तैनाती कर यूरोपीय देशों को घेर लिया। आर्कटिक में रूस ने सबसे बड़ी तैनाती कर दी है। इस फ्रंट पर पुतिन ने 8 न्यूक्लियर आइस ब्रेकर भेज दिए हैं। पुतिन की ये तैनाती इस बात का संकेत है कि अब रूस ब्लू जोन में महायुद्ध की आग भड़काने के लिए तैयार है। रूस ने न सिर्फ युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण तेज कर दिया है बल्कि यूरोप के आसपास उनकी तैनाती भी करने लगा है। अब रूस ने अमेरिका के दरवाजे पर ही बहुत बड़ी नेवल तैनाती कर दी है।
पुतिन ने सिर्फ आर्कटिक में ही नहीं बल्कि यूरोप के आसपास कई समुद्रों में नेवल तैनाती कर दी है। रूसी नौसेना की इन्हीं गतिविधियों की वजह से ब्लू जोन में तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट खुलने की आशंका बहुत बढ़ गई है। सवाल यही है कि क्या पुतिन का ऑपरेशन यूरोप आरंभ होने जा रहा है? आखिर रूसी सेना ने अचानक यूरोपीय देशों की घेराबंदी क्यों शुरू कर दी? दरअसल पुतिन के इस फैसले के पीछे है यूक्रेन और यूरोपीय देशों का समुद्री षड्यंत्र। यूरोप की मदद से यूक्रेन समुद्र में लगातार रूसी जहाजों पर हमले कर रहा है। इसी बात से भड़के पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स ने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत यूरोपीय देशों की घेराबंदी शुरू कर दी है। ये वो घेराबंदी है जो आने वाले वक्त में तीसरे विश्व युद्ध का समुद्री मोर्चा खोल सकती है। रूस और यूक्रेन में सबसे भीषण लड़ाई काला सागर में हो रही है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस की शक्तिशाली ब्लैक सी फ्लीट है। यूक्रेन ब्लैक सी फ्लीट पर हमले कर उसे कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के पेट्रोल बोट को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के एक युद्धपोत को भी टारगेट करने का प्रयास किया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। इसी नुकसान से भड़के पुतिन ने अब यूरोप को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर लिया है। सवाल यही है कि आर्कटिक में नेवल तैनाती के बाद अब क्या पुतिन यूरोप पर विनाशक हमले करने जा रहे हैं? पुतिन का रुख तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और पूर्व अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड ने बड़ा दावा किया है। रूस अमेरिका में जंग चाहता है, डीप स्टेट, ये तुलसी गबार्ड ने दावा किया है। शांति समझौता नहीं चाहता अमेरिकी डीप स्टेट। ट्रंप की कोशिशों को फेल करने की कोशिश में जुटा हुआ है डीप स्टेट, यह भी कहा है तुलसी गबार्ड ने। तो डीप स्टेट रूस के साथ अमेरिका की जंग चाहता है। डीप स्टेट अमेरिका और रूस में जंग चाहता है, तुलसी गबार्ड का दावा है। तुलसी गबार्ड पूर्व अमेरिकी सांसद है। यूएस डीप स्टेट यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होने देना चाहता, उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के शांति के प्रस्ताव में रुकावट डालता है डीप स्टेट। उन्होंने कहा युद्ध सही ठहराने के लिए डर और उन्माद फैलाया जा रहा है। अमेरिका को रूस से सीधे भिड़ाने की कोशिश हो रही है। यूरोपीय संघ और नेटो भी यूएस और रूस से जंग चाहते हैं, यानी यूएस और रूस के बीच जंग चाहते हैं ये लोग। तो यूरोपीय देश फैसला कर चुके हैं, अगर यूक्रेन को तबाह करने के बाद रूस आगे बढ़ा तो यूरोप में युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा खुल सकता है। और इसके लिए ब्रसेल्स मीटिंग में काउंटर प्लान बनाया गया है। अब यूरोपीय देशों ने तय किया है कि रूस को लंबे वक्त तक यूक्रेन के युद्ध में उलझा कर रखना है, जिससे रूस के पास हथियारों की कमी हो जाए। लेकिन रूस ने भी नया प्लान बनाया है, जिससे यूरोप में हड़कंप मच गया है। ब्रसेल्स मीटिंग भी बेनतीजा रही, लेकिन उससे संकेत मिल गया है कि अब कभी भी यूरोप धधक सकता है। क्योंकि पुतिन पहले से ही तैयारी कर चुके हैं, जबकि यूरोपीय देशों ने मंथन किया है, जिसमें रूस को हर कीमत पर यूक्रेन में ही रोकना होगा। जो नया प्लान बनाया जा रहा है, उसके मुताबिक रूस को यूक्रेन युद्ध में फंसा कर रखा जाएगा। इसके लिए यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार दिए जाएंगे। नेटो देशों को हथियार प्रोडक्शन करने के लिए कहा जाएगा।
अमेरिका को सैन्य मदद देने के लिए बनाया जाएगा। रूस की ड्रोन घुसपैठ रोकने का ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। इसके अलावा रूस की सीज संपत्ति से यूक्रेन को फंडिंग करने की तैयारी है। हालांकि इसे लेकर यूरोपीय देशों में मतभेद सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके इतना तय है कि रूस की घेराबंदी की जाएगी। इसके लिए ब्रिटेन इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है। बाल्टिक सागर में नेटो ड्रिल कर रहा है, जबकि काला सागर में ब्रिटेन के ड्रोन लगातार सर्विलांस कर रहे हैं। साथ ही एक तरफ कैलिनिनग्राड की घेराबंदी की जा रही है, दूसरी तरफ सेवेस्तोपोल पोर्ट पर भी यूक्रेन ने हमले बढ़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का प्रस्ताव ना मानकर पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। अब पुतिन ने धमकी दी है, अगर यूरोप ने यूक्रेन को फंडिंग नहीं रोकी तो यूरोप में युद्ध का विस्तार होना तय है। इसके लिए जिम्मेदार नेटो देश होंगे। रूस की धमकी कोरी नहीं है, इसका ट्रेलर भी दिख गया है। यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ हो रही है, जिन्हें मार गिराने का आदेश दिया जा चुका है। रूस अभी भी नहीं रुका है। अब रूस के ड्रोन तुर्की तक जा पहुंचे हैं, जिसे मार गिराया गया। जबकि इससे पहले रूस के ड्रोन बॉस्फोरस की खाड़ी तक पहुंचे थे। तब तुर्की ने धमकी दी थी, लेकिन अब तुर्की ने ड्रोन मारकर सीधा अलर्ट जारी किया है कि वो रूस से टकराने को तैयार है। तुर्की ने दावा किया है कि रूस का ड्रोन मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट के लिए पहुंचा था। हालांकि इससे पहले भी मरमरा सी तक रूस के सर्विलांस ड्रोन पहुंचे हैं। लेकिन तुर्की के एयर स्पेस में नहीं गए थे। तुर्की की धमकी पर रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इतना तय है कि नेटो देश तुर्की से संबंध बिगड़ सकते हैं। पहली वजह है तुर्की ने रूस का ड्रोन मार गिराया। दूसरी वजह है यूक्रेन को तुर्की से TB2 ड्रोन की सप्लाई। तीसरी वजह है नेटो सदस्यता पर तुर्की ने फिनलैंड को समर्थन दिया था। जबकि तुर्की यूक्रेन पर रूस के ऑपरेशन का विरोध भी करता रहा है। अगर नेटो से रूस का टकराव बढ़ा तो तुर्की फ्रंट लाइन पर आ सकता है। रूस को आशंका है कि युद्ध का विस्तार कभी भी हो सकता है, इसलिए पुतिन सैन्य तैयारियों में जुट गए। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर दिए हैं, जबकि न्यूक्लियर सबमरीन भी बाल्टिक में तैनात की है। लेकिन सबसे बड़ा कदम बेलारूस में उठाया है, जहां ऑरेस्टिक लगाकर बता दिया है कि रूस कभी भी परमाणु मिसाइल से हमले कर सकता है। रूस के न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राड की घेराबंदी में जुटे हैं, क्योंकि वहां रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती की हुई है। और एक बड़ी खबर सूमी से है। सूमी में यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर हमला हुआ है। हमले में यूक्रेनी सेना की कई गाड़ियां तबाह हो गई। रूसी सेना ने मोर्टार से विध्वंसक हमला किया। रूस के रोस्तोव पर ड्रोन अटैक किया गया है। यूक्रेन ने बिजली सबस्टेशन पर हमला किया। हमले से रोस्तोव में बिजली सप्लाई ठप हो गई।
और रूस की विध्वंसक स्ट्राइक में यूक्रेन में भारी तबाही मची है। हमले के बाद यूक्रेन के ओडेसा में ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो रूस यूक्रेन को लैंड लॉक्ड नेशन बनाने का ऑपरेशन छेड़ चुका है। अजोव सागर में यूक्रेन का कनेक्शन कर चुका है, क्योंकि डोनेट्स्क प्रांत के बर्दियांस्क और मारियोपोल पोर्ट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी ओडेसा पर कब्जे की जंग तेज कर दी गई है। बीते 2 दिन में रूस ने सबसे ज्यादा हमले ओडेसा पर किए। ओडेसा के महत्वपूर्ण पुलों को ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि यूक्रेनी सेना को फ्रंट लाइन तक पहुंचने में दिक्कत हो। रूस के हमलों में ओडेसा के 7 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। Внимание, расчет, пуск! ओडेसा पर अगर रूस का कब्जा हुआ तो ये तय है कि यूक्रेन का काला सागर से कनेक्शन कट जाएगा। क्रीमिया के लिए एक सुरक्षित बफर जोन बन जाएगा और यूक्रेन सिर्फ जमीन से घिरा हुआ एक देश बनकर रह जाएगा।